Hello everyone, I am Kartika and today we people are going to start with the exercise part of money and credit chapter. As we know that discussion जो है इस chapter को topic wise लेकर के खत्म हो चुका है. मैंने आपको previous session में बताया था कि मैं इस session में आपके साथ question answers लूँगी, तो वही जो है हम लोग discuss करना शुरू करेंगे. Exercise part जो है वो हम लोग discuss करना अब शुरू करते हैं इस chapter का. I will be showing you the question for the exercise part. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा. ये पहला क्वेश्चन आप लोग प्लीज देखिए यहाँ पर. दैट इज इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क credit might create further problems for the borrowers. Explain. So this is what do people have to explain कि जब सिचुएशन होता है हाई रिस्क का क्रेडिट जो है वो एक प्रॉब्लम बन सकता है बोरोअर के लिए. कैसे? अगर इसके डिस्कशन करें हम लोग तो जो क्रेडिट है वो हेल्प करता है बोरोअर को कि वो अपना जो भी बिजनेस है या जो काम है करना चाहता है वो कर पाए एट हाई रिस्क. देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन दिस एंड इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द बोरोअर. जब बोरोअर जो है वो अपना लिया हुआ क्रेडिट पे नहीं कर पाता है, जो इंटरेस्ट है उस पर, और वो जो है वो लेता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो उसका माउंट अप होता रहता है उसके बाद, और इवेंचुअली जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है क्योंकि वो अपना लोन तो नहीं दे पा रहा है, अपना क्रेडिट तो नहीं चुका पा रहा है. तो इसकी वजह से जो होता है बोरोअर वो एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाता है. और जो बोरोअर है वो इस केस के अंदर हम बताते हैं कि उसको बहुत बार क्या होता है कि अपना कोई चीज़ बेचना पड़ जाता है अपने लोन को उतारने के लिए, अपनी कोई प्रॉपर्टी या जो भी दे फील कंफर्टेबल टू सेल ऑफ, जिससे कि वो अपना लोन चुका सके. दिस इज द प्रॉब्लम. so let's write the answer. I'm just taking the book away. so आंसर नंबर 1 लिख लेते हैं. पहला आंसर है हमारा, गलत पेन ले लिया, आई एम सॉरी पीपल. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर विच इज कि क्रेडिट जो है वो हेल्प करता है बोरोअर्स को इनिशिएट करने के लिए अपना बिजनेस. सो क्रेडिट हेल्प्स द बोरोअर टू इनिशिएट his or her work. Sometimes it might involve high, I'm just gonna zoom out a little bit. Sometimes it involves high risk. अब उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो बोरोअर होता है, बोरोअर might not be able to pay the interest and the amount keeps mounting, leading to the situation of debt trap. So borrower
in this case has to sell their property to repay loan. So this is the first answer. Now moving on to the next question. Let's see people here in the book. Next question is, how does money solve the problem of double coincidence of wants? Explain with an example of your own. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था किस सिस्टम का? बार्टर सिस्टम का। जब पहले के समय में बार्टर किया जाता था तो उस टाइम पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक जो सेलर होता था उसको एक ऐसा बायर ढूंढना पड़ता था जिसको कि वही चीज़ चाहिए जो कि वो सेल करना चाहता है, और उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए जो कि हम बाय करना चाहते हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मान लीजिए आपके पास पेन है और मेरे पास इरेज़र है। अब आपको इरेज़र की ज़रूरत है और मुझे पेन की। आपको पेन की ज़रूरत नहीं है बट आपको इरेज़र की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे पेन दे करके मुझसे इरेज़र ले लेंगे। ये बार्टर सिस्टम है। इसके अंदर क्या हुआ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट आ गया कि जो आपको चाहिए वो मेरे पास था और जो मेरे पास है वो आपको चाहिए था। तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। इस एक्सचेंज सिस्टम, ये जो एक्सचेंज सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये जो है ना शब्द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, भाई इतना बड़ा शब्द है तो हम तो कंफ्यूज हो गए, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी इजी। इट माइट साउंड डिफिकल्ट, लग सकता है आपको कि यार बहुत बड़ा वर्ड है, समझ ही नहीं आया, बट इसके पीछे आप देखिए जो ये समझाना चाह रहे हैं कितना ईजी सा था। तो वर्ड इतना बड़ा देख करके जो है वो परेशान नहीं होना, इट्स ईजी। तो दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। और ये जो कंडीशन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है। अब हम कहाँ से इतनी जनता में ये ढूंढेंगे कि किसको वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, और जो मेरे पास है उसको तो ये चाहिए, और जो उसके पास है मुझे भी वो चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है उसको क्रिएट करना कितना मुश्किल है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन जो है वो कौन देता है? मनी। मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया, जहाँ पे एक्सचेंज जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे निर्भर करता था, उस पे वो टिका हुआ था। मनी ने उसको रिप्लेस कर दिया। अब मनी जो है वो अब एक इंटरमीडिएट बन गया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। हम पैसा किसी को देते हैं और हम जब चाहे जो चीज़ चाहे वो खरीद सकते हैं। हमें उसके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, क्योंकि मनी जो है वो एक बेस है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, किसी भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स का। आज आप मार्केट जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप कहते हैं भैया ये पेन है, ये 50 रुपये का पेन है, और आपके पास जो है ये चिप्स का पैकेट है 50 रुपये का है, तो आप ये रख लीजिए, मुझे वो दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, आप मनी देते हैं। आपके पास करेंसी नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, आप उसको दे करके जो है अपना सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। मुझे कुछ भी आज की डेट में बेचना है तो इट इज़ नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव समथिंग दैट यू हैव, नो, आई वॉन्ट समथिंग जिससे कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ आगे, और वो क्या है? मनी। तो मनी ने जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का जो पूरा सिस्टम था, जो बार्टर सिस्टम था, उसको रिप्लेस कर दिया। इस सिस्टम को उसने ख़त्म कर दिया। सो दिस इज़ हाउ मनी जो है उसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया है। आज की डेट में जो है आप कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए आपको कोई एक्सचेंज करना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को देखना, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आप लोग जो हैं वो जब चाहे जो चाहे वो खरीद सकते हैं।
सो वी पीपल हैव डिस्कस दिस. मैंने आपको पेन वाला एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था. लेकिन आज की डेट में अगर मुझे पेन चाहिए तो आई विल गो टू द शॉप जहाँ से पेन मिलता है. आई विल गो टू द स्टेशनरी. आई विल गिव हिम 50 रुपीज़ एंड ही विल गिव मी दिस. तो एक बेसिक चीज़ सब पूरी सोसाइटी के लिए क्रिएट किया गया है, पूरे वर्ल्ड में क्रिएट किया गया, दैट इज़ करेंसी. और आपके पास अगर वो है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. फेयर इनफ. आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन. आई डोंट थिंक सो इसके अंदर आपको कोई रिटन आंसर की ज़रूरत है. ये थोड़ा डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू पीपल. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड. हाउ डज मनी सॉल्व. अच्छा, ये तो हो गया ना हमारा. अगला चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी. अब बैंक किस तरीके से उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, और कैसे उन लोगों से बात करते हैं जिनको की मनी चाहिए. किस तरीके से बैंक्स जो हैं वो मीडिएट कर रहे हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. इट इज़ वेरी ईजी. आप रोज़ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं तो आप लोगों के लिए समझ पाना बहुत ही इजी हो जाता है. तो बैंक्स जो है सबसे पहले वो एक अकाउंट जो है उसकी फैसिलिटी आपको देते हैं कि आप एक अकाउंट खोलिए बैंक के साथ, और बैंक जो है वो एक मीडिएटर बनता है उन लोगों के बीच में जिनके पास सरप्लस है और उन लोगों के साथ जो कि पैसा चाहते हैं, उन पैसों की उनको ज़रूरत है. तो वो लोग जिनके पास सरप्लस कैश है वो अपनी मनी बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं, और जो लोग जिनको की पैसों की ज़रूरत है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो उस चीज़ को, उस पैसे को उधार पे ले लेती है. जो सरप्लस मनी है वो लोगों की डिपॉजिट होती है बैंक के पास इन फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, और जो लोग ले रहे हैं वो लोन्स के तौर पे इनको लेते हैं. बैंक जो है वो चार्ज करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, और जो बैंक है जब आप उसके पास अपना सरप्लस जमा कराते हैं ना तो आपका सरप्लस का भी कुछ अमाउंट रख करके बाकी की अमाउंट लोन पे देता है, ताकि अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़े तो बैंक इज़ इन अ कंडीशन टू गिव यू दैट डिपॉजिट ऑफ योर्स. सिंपल. समझ में आ गया आपको ये वाला भी कि किस तरीके से बैंक जो है वो मीडिएट करता है बिटवीन पीपल हु हैव सरप्लस मनी एंड with people who need the money. So this was the next question. Let's look at the next question. This is the fourth question. Look at a rupee note. What is written on top? Can you explain this situation? अच्छा, 1 रुपये का नोट तो हमारे पास नहीं है. ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया है हमारे लिए. तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो दिस जो नोट होगा, आई विल जस्ट टेल यू सम, आप डिस्कस मैं कर रही हूँ. अगर आप लोगों के पास 1 रुपये का नोट है, मेरे पास तो नहीं था भाई, तो मैं ये वाली चीज़ नहीं डिस्कस कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ. आपको दिखा करके विजुअली हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ. अगर आप लोग जो हैं गूगल पर देख सकते हैं 1 रुपये नोट को, तो आप लोग जब मैं ये वाली चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँ तो आप गूगल के ऊपर जो है वो अपना अलग से 1 रुपये का नोट निकाल लीजिएगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ. ठीक है. तो जो इसका ये होगा आपका लुक एट 10 रुपये नोट. अच्छा, 10 रुपये नोट है, मैंने 1 रुपये नोट पढ़ लिया यहाँ पर. आई एम रियली सॉरी. तो 10 रुपये नोट के ऊपर क्या लिखा होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 रुपये नोट के ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक स्टेटमेंट होती है guaranteed by the central government. It is written on the top of the 10 रुपये नोट. ये लिखा होता है 10 रुपये के नोट के ऊपर. क्या लिखा होता है? पहली चीज़ लिखी होती है पहली चीज़ लिखी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसी के साथ लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दीज टू थिंग्स आर रिटन ऑन द टॉप ऑफ 10 रुपये नोट. ये जो स्टेटमेंट है ये बताती है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने करेंसी इशू की है आपको, 10 रुपये आपको इशू की है. किसके बिहाफ पे आपको मनी इशू की गई है? मनी आपको इशू की गई है सेंट्रल बैंक के बेसिस के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर. सेंट्रल बैंक दिमाग से
सॉरी मुंह से निकल गया मेरे, आपको ये इशू किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कोई भी जो इंसान है या ऑर्गेनाइजेशन है अपार्ट फ्रॉम द आरबीआई, उसके पास मनी इशू करने का राइट नहीं है। मनी इशू करने का राइट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। करेंसी नोट्स को इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आई होप आपको ये वाला जो है बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? फॉर्मल सोर्सेज जो है क्रेडिट के, उनको बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है इंडिया के अंदर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत स्टॉन्चली। मैंने जो है आप लोगों के साथ इसको डिस्कस किया था। So talking about it, we need to expand the formal source of credit in India. Why? That is because rural areas जो है वहाँ पे informal source of credit जो है, जैसे कि money lenders वो चार्ज करते हैं बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो है वो लोगों को पैसा उधार पे देते हैं। We people have seen this and जो काफ़ी सारी सिचुएशन में क्या होता है, बोरोअर यूजुअली क्या होता है, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहा होता है और वो एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाता है। और जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं वो एक कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, आपको चीप इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देते हैं, जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट होता है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता। उस वजह से जो है वो अपनी इनकम को भी इंक्रीज़ कर पाते हैं, वो लोग अपना जो डेट ट्रैप का सिचुएशन है उसको भी एस्केप कर पाते हैं। तो दिस इज़ why we people need to expand the formal sources of credit in India. So it is gonna help the people, the poor people in our country, कि वो अपना income जो है वो बढ़ा पाएं। This is how it's gonna happen. Looking at the next question, we people see अगला question है, what is the basic idea behind the self-help groups for the poor? Explain in your own words. क्या बेसिक आइडिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं पुअर पीपल के लिए, और अपने खुद के वर्ड्स में अगर हम इसको बताएं तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पहला तो वो 15 से 20 मेंबर्स के ऊपर बेस्ड होता है, रूरल एरिया के अंदर होता है, और ये जो है पूल करके अपनी सेविंग्स को इकट्ठे ये लोन्स देते हैं अपने मेंबर्स को। ये हम लोग इतना डिस्कस किया था हम लोगों ने जब हम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और वी पीपल सॉ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर मनी टू द लोकल मेंबर्स जो इनके मेंबर्स हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं बहुत रेगुलरली अपना इनकम इनको सेव करना पड़ता है, एंड दे प्रोवाइड दे ऑल्सो गो टू द बैंक फॉर द लोन्स। और ये जो है ये इनको हेल्प करता है कि वो अपने लिए अपने सेल्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं अपने मेंबर्स को। और ये हर तरीके का जो है फैसिलिटी के लिए ये लोन देता है, चाहे आपको कोई घर का सामान खरीदना है या फिर आपको कोई घर पे काम शुरू करने के लिए सामान खरीदना है, या फिर आपको अपने चलते हुए काम के लिए कुछ और ख़रीदना है, तो ये उस सब के अंदर जो है आपकी हेल्प करता है। और जो मेंबर्स होते हैं इसके वो लोन्स ले सकते हैं फ्रॉम द ग्रुप विदाउट हैविंग टू अरेंज फॉर एनी कोलैटरल। तो बिना किसी कोलैटरल के जो है वो ये लोग काम करते हैं। नेक्स्ट वी पीपल सी दैट देयरफॉर जो बेसिक आइडिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो प्रोवाइड करता है इजी लोन्स कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपने मेंबर्स को, और वो अपने मेंबर्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जनरली जो है वो औरतों के लिए बनाए गए हैं, औरतें जो है इनकी मेंबर्स होती हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं
वो औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना करके, फाइनेंशियली सेल्फ सफिशेंट बना करके ये एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करता है औरतों के लिए, जहाँ पे औरतें सोशल इश्यूज़ के बारे में बात कर सकती हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है या फिर किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो सोशल इश्यूज़ भी यहाँ पर एड्रेस किए जाते हैं। इजी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What are the reasons why the bank might not be willing to lend certain borrowers? So क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो बैंक है, अब इसका मैं आपको रिटन आंसर दे रही हूँ, ठीक है, कोई इतना डिस्कशन बेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना पॉइंट्स आप दे सकते हो, तो मैं आपको पॉइंट्स दे देती हूँ इसके। तो पीपल सी कि बैंक जो है वो विलिंग क्यों नहीं होता कभी कभी लोन्स देने के लिए। तो बैंक जो है वो विलिंग नहीं होता है कभी कभी लोन्स देने के लिए, क्योंकि कुछ बोरोअर्स को, बिकॉज कभी कभी क्या होता है उनके पास कोलैटरल नहीं होता है। ओके, तो पहला रीज़न हो जाएगा दे लैक कोलैटरल। दूसरा रीज़न हो जाएगा दे लैक परमानेंट जॉब, lack of permanent job, and thirdly low credentials of person on previously loan taken, low credentials of the person on previously taken loans। तो आपके जो हैं क्रेडेंशियल्स वो सही नहीं है, जब आपने पहले भी लोन लिया था उसके बेसिस पर भी आपको लोन मना कर दिया जाता। सो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से आपको लोन देने से मना कर दिया जाता। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 8th क्वेश्चन। In what ways does the Reserve Bank of India supervise the functioning of the bank? Why is it necessary? तो किस तरीके से जो है सुपरवाइज किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो वो सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ अदर बैंक्स की, एंड ये नेसेसरी क्यों है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइज करता है बाकी बैंक्स की फंक्शनिंग को किन तरीकों से। पहला तरीका है, आंसर नंबर 8, RBI supervises पहला हो जाएगा चेक्स इफ द बैंक आर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट, कीप अ चेक on the maintenance of कैश डिपॉजिट। उसके बाद जो RBI है वो चेक करता है अगर बैंक्स जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं, सॉरी ऑल्सो दे सी कि जो लोन्स जो दिए जा रहे हैं वो स्मॉल फार्मर्स को भी दिए जाएं और सिर्फ बिग बिजनेस हाउसेस को ही ना दिए जाएं। सो इट सी दैट small farmers are also getting loans and it is just not limited to
बिग बिजनेस मैन। आगे चलते हैं। उसके बाद आरबीआई लेता है इंफॉर्मेशन कि बैंक का जो टोटल अमाउंट है जो कि उन्होंने एक साल के अंदर दिया है, उनके इंटरेस्ट रेट के बारे में, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है, तो इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द टोटल अमाउंट, looks into the total amount that they lend and looks into the interest rate. नेक्स्ट, ये जो सुपरविजन है ये क्यों ज़रूरी है? ये सुपरविजन जो है वो ज़रूरी है बिकॉज इट विल इंश्योर कि जो बैंक है वो जो है मेंटेन कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड लिक्विडिटी, और वो फॉलो कर रहे हैं राइट प्रोसीजर जो कि होने चाहिए बोरोइंग के और जो लेंडिंग के हैं, और जो इनएबिलिटी है बैंक्स की टू वर्क इन अकॉर्डिंग्स टू द लेड गाइडलाइंस, तो ये काफ़ी बार जो है मनी लॉसेस के अंदर रिजल्ट करता है, और ये स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स के पैसों को जो है गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे उसके अंदर जो है उस चीज़ को ये आरबीआई जो है वो एक चेक रखता है इस तरीके से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज करना है रोल क्रेडिट कार्ड डेवलपमेंट के लिए। लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो क्रेडिट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के अंदर हमारी इकोनॉमी के। पहले तो वो एक हमारी जो कंट्री है, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो मासेस हैं दे आर नॉट दैट वेल ऑफ, दे आर द पीपल या तो वो मीडियम उसमें है या फिर दे आर पुअर। सो जो क्रेडिट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो लो रेट पे इंटरेस्ट पे उनको जो है फार्मर्स को एक मौका मिलता है अपनी प्रोडक्शन को और अपनी जो उनका सैलरी है उसको इंक्रीज, और सैलरी बट उनका जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने का, और ये हेल्प करता है उनको टू प्रॉस्पर। और जो बैंक है वो प्रोवाइड करते हैं लोन्स काफ़ी सारे लोगों को। और जब हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे लोग हैं अगर वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उनको प्रॉफिट के अंदर रिजल्ट करता है, तो हमारे देश के लिए भी ये एक डेवलपमेंट की जो बेसिस है वो क्रिएट कर देता है। दिस इज़ हाउ आर डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री इट हैपन्स। एंड काफ़ी बार क्या होता है दैट वी पीपल नीड टू कीप इन माइंड कि जो क्रेडिट है वो चीप इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर मिलता है, वो फेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू मिलता है, तो जो क्रेडिट है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अगर वही क्रेडिट जो है वो ट्रिक करके किसी को दिया जाता है और उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है, तो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। दिस विल लीड टू a worsening of the situation of that person, and also it will be resulting in the acceleration of growth of our economy. So this is how it happens. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द रूल। अच्छा ये तो हो गया ना 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, मानव नीड्स अ लोन टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। ऑन व्हाट बेसिस विल मानव डिसाइड वेदर टू बोरो फ्रॉम बैंक और मनी लेंडर डिस्कस। तो इट इज़ वेरी सिंपल। मानव जो है वो लोन लेना चाहते हैं, किस तरीके से जो है मानव ये चूज़ करेंगे कि वो किससे लोन ले, क्या वो बैंक से ले या फिर वो प्राइवेटली किसी से लोन ले जो कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है। तो जो मानव है अगर तो उनके पास कोलैटरल है बैंक को देने के लिए, तब तो वो प्रेफर करेंगे कि वो लोन ले ले बैंक से। और अगर उनके पास कोलैटरल नहीं है
तो उन्हें बोरो करना पड़ेगा मनी फ्रॉम दी मनी लेंडर्स। और अगर मानव चाहते हैं कि जो क्रेडिट है वो चीप रेट पे मिले तो उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा बोरोइंग द अमाउंट फ्रॉम द बैंक। अगर वो चाहते हैं कि मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले तो मानव को कहाँ से लेना पड़ेगा वो लोन, उन्हें लेना पड़ेगा बैंक से। और अगर जो है वो विलेज के अंदर रहते हैं, उनके पास कोई क्रेडिट सोसाइटी नहीं है, कोई रूरल बैंक नहीं है वहाँ पे, तो उनको जो लोन है वो एक मनी लेंडर से लेना पड़ेगा। एंड इट may or may not lead to a worsening situation for Manav. These are some things that Manav will have to keep in mind if he wants loan. अगर उन्हें फॉर्मल चाहिए तो कोलैटरल चाहिए, बैंक होना चाहिए वहाँ पर, और अगर फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, तो उन्हें कोलैटरल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होंगे और वो अपने किसी भी इधर उधर के जो मनी लेंडर हैं उनसे पैसे ले सकते हैं। दिस इज हाउ मानव इज गोइंग टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू टेक अ लोन, जो कि फॉर्मल सेक्टर से ले वो या फिर वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले। आगे चलते हैं टू द 11th क्वेश्चन। लेट्स सी 11th क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है। In India, about 80% of farmers are small farmers. In India, about 80% of farmers are small farmers who need credit for cultivation. Why might ये है कि क्यों बैंक्स जो हैं वो अनविलिंग होते हैं लेंड करने के लिए छोटे फार्मर्स को पैसे। बैंक्स जो होते हैं वो अनविलिंग होते हैं छोटे फार्मर्स को पैसे देने के लिए, क्योंकि उनके पास जो है कोलैटरल का एब्सेंस होता है। पहला तो let's move on to the next part, which is the B part, which is what are the other sources from which the small farmers can borrow। कौन से और तरीके जिनसे कि स्मॉल फार्मर्स जो है वो बोरो कर सकते हैं पैसे। तो वो बोरो कर सकते हैं इनफॉर्मल तरीक़ों से, जैसे कि हम जानते हैं वो ले सकते हैं पैसे फ्रॉम देयर नेबर्स, लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। तो इन सब से जो है फार्मर्स बोरो कर सकते हैं पैसे। आगे चलते हैं सी पार्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर स्मॉल फार्मर्स। तो ये है कि किस तरीके से जो है क्रेडिट के टर्म्स वो अनफेवरेबल हो सकते हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए। तो वो हो सकता है अनफेवरेबल अगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया लोन है तो, या फिर ही और शी इज़ नॉट एबल टू रीपे दैट लोन। और कभी कभी क्या होता है कि उनको अगर मान लीजिए सूखा पड़ गया या उनका क्रॉप जो है वो फेल हो गया, हार्वेस्ट जो है वो अच्छा नहीं हुआ, तो उनको बहुत मुश्किल आ जाती है अपना लोन वापस करने में। और काफ़ी बार क्या होता है उनको अपना कोई लैंड प्रॉपर्टी समथिंग लाइक दैट दे हैव टू सेल ऑफ इन ऑर्डर टू रीपे देयर लोन, एंड समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन। इसके बावजूद दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन। सो दिस लीड्स देम इनटू अ डेट ट्रैप। वो फंस जाते हैं कि अब वो कहाँ से जो है वो इस पैसे को पूरा करेंगे, और उनको ये उधारी का जो सर्कल है ना ये उनका चलता रहता है। सो दिस इज हाउ दे वर्सन देयर सिचुएशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सजेस्ट सम वेज इन विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। चीप क्रेडिट किस तरीके से जो है स्मॉल फार्मर्स को मिल सकता है। स्मॉल फार्मर्स को चीप क्रेडिट मिल सकता है बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और दे कैन बी टेकिंग लोन्स फ्रॉम दी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो फार्मर्स हैं इनको यहाँ से जो है वो चीप रेट पे लोन मिल सकता है। इजी था 11th क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द Majority of the credit needs of the dash household are met from informal sources। तो इसका आंसर है हाई
मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। तो गरीब हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से पैसे उधार पे लेते हैं, ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और अब पूछा भी गया हमसे यहाँ पे। आगे चलते हैं, डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेट बर्डन। क्या कॉस्ट है जो कि इंक्रीज कर देती है डेट बर्डन को? तो हम जानते हैं हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी बोरो करने की उतना ज़्यादा डेट इंक्रीज हो जाएगा, उतनी ज़्यादा उधारी हो जाएगी वापस करने के लिए। नेक्स्ट इज थर्ड, डैश इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन इशू करता है करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इशू कर रहा है? आरबीआई इशू कर रहा है। मैं यहाँ पे आरबीआई लिख रही हूँ, पर आप जो है ना अपने एग्जाम के अंदर आरबीआई नहीं लिख के आएंगे, आरबीआई अंडरस्टूड है टीचर्स को, आप पूरा लिख कर आएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए हमने यहाँ पे आरबीआई लिख दिया, पर आपको बता दिया कि आपने पूरा लिखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैट दे ऑफर ऑन डैश। तो बैंक्स किसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं? वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं लोन्स के ऊपर, लेकिन वो हमें कम इंटरेस्ट रेट देते हैं हमारे डिपॉजिट पे। तो जितनी अमाउंट आप डिपॉजिट कराएंगे उस पर इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन अगर आप बैंक से पैसे ले रहे हैं तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। तो हमारा किस पे कम होता है इंटरेस्ट रेट? डिपॉजिट पे। तो यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट। आगे चलते हैं, फिफ्थ पे, डैश इज एन एसेट दैट बोरोअर ओन्स एंड यूजेस एज अ गारंटी अंटिल द लोन इज रीपेड। तो क्या जो है हम बैंक को देते हैं जिसके अगेंस्ट हम लोगों को लोन दिया जाता है, क्या ऐसा है जो हम ऑफर कर सकते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? हमारा कोई एसेट होता है, चाहे हमारा घर, गाड़ी, jewelry, anything that way people can offer, and the bank is willing to take it as a collateral. Okay, so collateral जो है वो एक एसेट की तरह काम करता है, तो इसका आंसर है कोलैटरल। आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज पार्ट। लेट्स डिस्कस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। In a self-help group SHG, most of the decisions regarding saving and loan activities are taken by, कौन लेता है ज़्यादातर डिसीजन जो कि सेविंग और लोन से रिलेट करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के? तो हम सब जानते हैं ये कौन लेता है, ना बैंक लेता है ना ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेती है, मेंबर्स जो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो इसके डिसीजन को लेते हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। जो फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का उसमें क्या चीज़ नहीं आती है? कौन जो है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है? बैंक, आर दे फॉर्मल और इनफॉर्मल? ऑफ कोर्स दे आर फॉर्मल, वी ऑल नो। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल? अगेन फॉर्मल। बचा कौन सा हमारे पास? सी, दैट इज एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो हमारा सही आंसर है, तो ये मैंने एम्प्लॉयर्स पे टिक कर दिया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है या कुछ भी है पार्ट, दैट इज द एडिशनल प्रोजेक्ट। इट इज एन एक्टिविटी, यू पीपल कैन गो थ्रू दिस एक्टिविटी एंड डू इट ऑन योर ओन, बिकॉज ऑब्वियसली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसी के साथ हम लोग मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर पूरा कर चुके हैं, डिस्कशन प्लस इसका क्वेश्चन आंसर भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, वी आर डन। थैंक यू एवरीवन।